हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों समय तो हमारे पास है ही नहीं। अगर समय की बात करें तो सभी तैयार हैं एग्जाम के लिए, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं है। एक जिंदगी का हिस्सा है जो हमने कल करना है ना। तो सभी के साथ है कि भाई कल हमारा एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है। तो थोड़ी सी हमें रहती है कि पता नहीं कैसा होगा, किस प्रकार का प्रश्न आएगा, कैसे करेंगे, किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि अभी ट्वेल्थ में एक जैसे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में भी हमारे एक जैसे रहते हैं क्वेश्चंस, टेंथ में भी एक जैसे क्वेश्चंस रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे डीएड एक सवाल उठता है कि भाई डीएड एग्जाम पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जो कि हमने क्लास 8th से हमने कुछ क्वेश्चनों को करना छोड़ दिया है ना। तो दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन इस चीज में रहती है कि पता नहीं कल का पेपर कैसा होगा, और हम क्या करते हैं कॉपी किताबें लेकर बस लगे रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो लगे रहना छोड़ दीजिए दोस्तों, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले का टाइम पढ़ने का नहीं होता, अपने माइंड को सेट करने का होता है। आप अपने माइंड को सेट कीजिए, कल पेपर है, पेपर दे के आना है, पेपर अच्छा होगा। बस दो चीज ध्यान रखिए, पेपर अच्छा होगा, ठीक है ना। जो भी होगा अच्छा होगा। बस अपने माइंड को फ्री रखिए। अगर आप माइंड में ये चीज करते रहेंगे, एक घंटे पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक घंटे में दूसरे दिन फिर क्या कर रहे हैं आप पेपर सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, गचपच होगा उसमें। आप कुछ भी आप अपना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं ना। तो दोस्तों ऐसा मत करो। अब क्या है, कम समय है हमारे पास, यानी कि समय बिल्कुल ही नहीं है। तो सटीक पढ़े, कम पढ़े और सही पढ़े। पेपरों का मतलब होता है कम पढ़ें, सही पढ़ें और सटीक पढ़ें। सटीक का मतलब है जो है बस उसको पढ़ें, डिटेल वाला कोई क्वेश्चन ना करें आप, ठीक है ना। केवल जो कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको ना करें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप अपने माइंड में सेव करें। केवल मतलब किसी भी चीज का टॉपिक देखकर आप समझ जाइए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आने हैं और ये टॉपिक मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं, बस टेंशन फ्री रहिए, है ना। तो एक दिन पहले का होता है कि आप एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना, ये नहीं कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब टाइम है आपका, आप खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे, माइंड को कैसे आप अपना प्रिपेयर करेंगे माइंड के लिए। माइंड फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, और थोड़ा हेल्दी भी रहना है। कल आपका एग्जाम है ना। तो बी पॉजिटिव, जो होगा देखा जाएगा, ऑल इज वेल, है ना। सबसे अच्छी बात है ऑल इज वेल। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आंसर्स देंगे। क्योंकि पहले के जो हम 8th क्लास तक की बात करें तो लेवल बहुत कम था हमारा। हमारा मतलब है कक्षा का लेवल भी कम होता है, क्लास का लेवल 8th क्लास तक, ठीक है ना। अब क्या है, हमारा जो स्पेशल एजुकेशन है हायर एजुकेशन में आता है, उच्च शिक्षा में आता है। अब उच्च शिक्षा की बात करें तो कैसे हमने इसके आंसर्स देने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो सेकेंड ईयर वालों का एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, तो वहां पर बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड्सों ने बहुत ज्यादा गलतियां की थी, मिस्टेक की थी, जो आप लोग ना करो। इसलिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास करने वाली हूं आज आपको, जिससे आप सारी गलतियां ना करें। वो गलतियां ना करें कि आपको सब कुछ आता हो, पेपर में सारे आंसर्स पता हो और आंसर देने के तरीके से आप सब कुछ गलत करके आ जाएं। ऐसा ना हो किसी के साथ। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्लास आपको प्रोवाइड कर रही हूं, और इसमें हम बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम पेपर पैटर्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न है उस पैटर्न को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट डी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट डी। अब देखिए दोस्तों, यानी कि 4 पार्ट है, चारों भागों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि प्रश्नों के जो प्रकार है उनको बदल दिया गया है। पहले भी 45 मार्क्स का होता था और अब भी आपका जो पेपर होगा 45 मार्क्स का ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके 45 नंबर रहेंगे। समय की अगर हम बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो वही हमारा 3 घंटे का रहेगा, ठीक है ना। 3 आवर्स या 3 घंटे का, ठीक है दोस्तों, 3 घंटे का रहेगा आपका, ठीक है। अगर 10:30 बजे से होगा तो 1:30 बजे तक होगा, ठीक है। तो दोस्तों
45 मिनट्स का रहेगा, 3 घंटे का हमारा टाइम रहेगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब बात आती है कि किस प्रकार के प्रश्न बदल दिए गए हैं। देखो दोस्तों, ज्यादातर आप सभी लोगों ने न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में समझ लिया है। अब बात आती है कि हमने कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि सभी जानते हैं, पार्ट ए में 3 प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। पार्ट ए में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न सभी जानते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या है, एक प्रश्न दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से एक उसका आंसर होता है, एक उत्तर होता है, और आपको उसका सही चयन करना होता है। ठीक है। दूसरा होगा आपका स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। पार्ट ए में ही दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, जिसे हम कहते हैं सत्य असत्य प्रश्न। सत्य असत्य प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपको प्रश्नों 5 प्रश्न दिए होंगे। ठीक है ना, 5 प्रश्न दिए होंगे और आपको उन प्रश्नों का बताना है कि वह दिया हुआ कथन सत्य है आपका प्रश्न में या असत्य है। ठीक है, सही या गलत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताया है, वैसे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका पार्ट ए का, वो है मैच द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करें। इसमें क्या है, आपको मैचिंग स्टाइल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एक तरफ क्वेश्चन दिया होगा, एक कथन दिया होगा, और उसका सही मिलान किस वाक्य के साथ होगा, आपको उसका मिलान करना होगा। पार्ट की बात ये होगी। और इसमें भी 5 प्रश्न दिए होंगे, इसमें भी 5 प्रश्न दिए होंगे, इसमें भी 5 प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स सत्य सत्य प्रश्न में भी आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, और मिलान वाले प्रश्न भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे। और इसमें जो 3 प्रकार के प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न एक एक नंबर के हैं, तो 5 नंबर के हमारे हो गए बहुविकल्पीय, 5 नंबर के हमारे सत्य असत्य हो गए, और 5 नंबर के हमारे मैचिंग्स हो गए। ठीक है, यानी कि टोटल मिलाकर हमारा पार्ट ए जो है 15 मार्क्स का है। आप समझते हैं 15 मार्क्स का मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों से अगर हम मिस्टेक कर जाते हैं तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स चले जाते हैं। 15 मार्क्स का हमारा पार्ट ए है। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट रहेगा, एग्जाम नंबर खींचने वाले अगर बात करते हैं, तो पार्ट ए आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पार्ट ए और पार्ट बी आपने अच्छे सॉल्व कर लिया तो आधा पेपर आपने कर लिया और आपकी नैया पार हो गई, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है इसको करना कैसे है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में आंसर ऑल द क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना है। निम्नलिखित का 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दें। ठीक है, और ये सभी प्रश्न करने होते हैं। 5 प्रश्न दिए रहे होंगे, 5 प्रश्न करने होते हैं। हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। 5 प्रश्न है तो ये आपका आता है 10 नंबर का। ठीक है ना, 5 प्रश्न होंगे इसमें। ये प्रश्न अगर हम बात करें, इसमें क्या है दोस्तों, आपके जो अति लघु प्रश्न आते थे सेम वही प्रश्न पूछे गए, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है ना, बस आपको पार्ट ए चेंज कर दिया गया है, बाकी जो है पार्ट सी डी वो सारा एक ही है। बस क्या कर दिया गया है, क्वेश्चनों को कम कर दिया गया है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर अति लघु प्रश्न होंगे। वीडियो को पूरा देखें, आप ऐसा ना सोचें कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आप हो सकता है आप गलतियां करें, और गलतियां की गई हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ वाले हैं, वो ये गलतियां ना करें, फिर कहें मैं मार्क्स मेरे कम आए, आपसे मैंने टीचिंग की, आपने मतलब मैं अब क्या करूं, आपसे आपकी सारी क्लास फ्रेंड की गलत हो गया। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही स्क्रिप्ट करनी है वीडियो। ठीक है ना,
बहुत आराम से समझा रही हूँ, बहुत ही अच्छी सरल तरीके से इजी मेथड से आप सब लोग समझ जाएं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अति लघु प्रश्न दिए होंगे जिसको आपने एक या दो वाक्यों में इनका उत्तर देना होगा और सभी का देना है, ठीक है। लेकिन पार्ट सी में क्या विशेषता है, पार्ट सी और डी की देख लीजिए। पार्ट सी में आपका आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, यहां पर हो गया किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां पर आपको 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, 4 में से आपको डिसाइड करना है कि कौन से आपको 2 प्रश्न करने हैं। यानी कि आपको 4 प्रश्न मिलेंगे जो आपको आते हो, 4 क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हो, इजी लग रहे हो, उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो केवल 2 प्रश्नों को करना है, यहाँ पर 4 प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। और ध्यान रखना है 150 शब्दों में करना है। पार्ट डी में भी ऐसा ही है, कह रहे हैं आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित एक किसी एक का उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए, है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, 2 प्रश्न मिलेंगे और किसी एक का उत्तर देना है आपको, ठीक है। अब बात आती है कि आपको कैसे आंसर्स देने हैं इनके, ठीक है ना, किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे या किस तरीके से आप लिखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके आंसर्स हमने कैसे देने हैं। यहां से ये साफ कर देते हैं थोड़ा सा। कॉपी मिल चुकी है, फिल कर लिया हमने। बाकी की जो हमारी मेन डिटेल जो रहती है फ्रंट पेज पर, उसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी टीचर्स हैं भाई, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप सभी लोग। चलिए बस क्या बताना है, देखिए पार्ट ए की बात आ गई। जब हम क्वेश्चन के आंसर्स देंगे तो सबसे पहले जब हम आंसर दे रहे हैं, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। आपको पता है लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले, आप अपने टाइम को मैनेज रखिए। टाइम को मैनेज कैसे रखेंगे, आपको पता है कि एक एक नंबर वाले प्रश्न मुझे 15 मिनट में पूरा करना है। पार्ट ए आप समझ रहे, 15 मिनट में आपको पार्ट ए कंप्लीट करना है, ठीक है। 15 मिनट में आपने क्या करना है, पार्ट बी कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि आधा घंटा आपका चला गया, ठीक। अब बचा आपके पास 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में आपने क्या करना है, एक मतलब कि 1.5 घंटे में तो आप कर दीजिए पार्ट सी, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है कि 1 घंटे में पेपर सॉल्व करके चले जाना है, भाई करना है, उसमें लिखना है। लिखने के नंबर मिलते हैं, बिना लिखे नंबर नहीं मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोग कॉपियां भर के आते हैं और उनको नंबर ज्यादा मिलते हैं, क्या ज्यादा मिल जाएगा ज्यादा लिखने, हाँ जी, ज्यादा लिखने से ही ज्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। 1-1.5 पेज का आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी कर दिया, पूरा कट जाएगा 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान रखना। उसमें आपको पूरे 150 शब्दों से दिखना चाहिए हर हेडिंग, उसमें मेन हेडिंग जो होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपका पढ़ता कुछ नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपको रीड करेगा। केवल आपके हेडिंग्स पर वो नजर डालता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग की जाती है। ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। 1 घंटे में आप पार्ट डी का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, आप उसको आधे पौन घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो 15 मिनट आप अपने ले सकते हैं, लेकिन आप 3 घंटे के हिसाब से अपना मैनेज करिए टाइम। ऐसा नहीं है आपको 2 घंटे में पेपर देके भागना है। कुछ की तो एक समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उनके साथ बहुत सारी परिस्थितियां होती है कि टाइम नहीं होता है, उनको करना होता है, वो उनकी परेशानी है। लेकिन जिनके पास पूरा 3 घंटे का समय है, भाई अगर आप अपने पेपर के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर बेकार है ना। तो 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में आपको 3 घंटे में यानी कि हर प्रश्न को आप टाइम देना है, चाहे वो 1 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 5 नंबर का हो। बहुत ही ध्यान से बारीकी के साथ आपने इसका आंसर देना है, ठीक। बात आती है पार्ट ए की, तो सबसे पहले हमने आंसर में लिख देना है, यहां पर एक हेडिंग डालेंगे हम, पार्ट ए। मेरा हेडिंग हो गया हमारा पार्ट ए, बड़ा बड़ा हेडिंग कर दिया हमने, यानी कि 4-5 लाइनें हमारी इसी में चलेंगी कॉपी की, ठीक है। पार्ट ए हो गया हमारा। अब पार्ट ए में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिया इस तरीके से। अगर वहां क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपके एग्जाम पेपर पैटर्न में तो क्वेश्चन नंबर लिखिए,
नंबर नहीं है, ABCD करके आपको दे रखा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रोमन में अगर आपको 1 2 दे रखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न, बस आपने ये लिखना है, हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। इतना हेडिंग डालना है। पार्ट ए के बाद हमने बस इतना एरो करके एक मेन हेडिंग, ये हमारा हाईलाइटेड होगा थोड़ा, ये थोड़ा कम होगा, और ये भी एक हेडिंग बना देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखने हैं आंसर्स, लिखना है ऐसे, ठीक है ना, जैसे शॉर्ट में आप आंसर लिखते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट योग्यताओं की पहचान की गई है। अब आपको इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की विशिष्ट योग्यताओं की पहचान किसके द्वारा की गई है या किसने की है। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। तो आपको यहाँ चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो इसका आंसर है आपको वो कर देना है, यानी कि फर्स्ट का आंसर बी है, यहाँ पर पियाजे द्वारा दी गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बी करना है, ठीक है, और बी में लिखा है पियाजे द्वारा, बस आपको आंसर हो गया। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, सेम आपको क्या करना है, फर्स्ट का हो गया पियाजे द्वारा, क्लियर है, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर केवल चयन करना था एक विकल्प का, आपने पियाजे द्वारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरे का 5 प्रश्न दिए होंगे, दूसरे का आपने C D A जो भी है वो कर देना है, ऐसे ही 5 प्रश्नों का आपने देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न का इस तरीके से आंसर देना है। अगर आप पहले बहुविकल्पीय प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद आप बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट योग्यता क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद आप ऑप्शन देंगे, ऑप्शन में आप टिक करेंगे। भैया क्या करना है, पूरा एग्जाम पेपर पैटर्न उतारना है आपने 3 घंटे में, है ना, तो वहां टाइम का भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये बच्चों की तरह नहीं करना है आपने, ठीक है ना, केवल आंसर आपको देना है। 1 का वी है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ऑप्शन दे दिया वी, विकल्प बी है, भैया उनको थोड़ी ना पता है क्वेश्चन, उनको पता है बी पर क्या है, उनको ये नहीं पता है। अगर आप पियाजे द्वारा लिखेंगे, बी भी नहीं लिखेंगे, तब आपको नंबर मिल जाएगा। बी लिख दिया और पियाजे द्वारा नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना। तो क्या करना है, हमने नंबर डालकर अपने विकल्प को लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अब बात आती है हमारे स्टेट ट्रू एंड फॉल्स की, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों की। फिर वही करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सत्य असत्य प्रश्न, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ आंसर फर्स्ट का, ठीक। पहला हमारा प्रश्न है, विकास वृद्धि पर आश्रित होता है, क्या ये सही है या गलत है। अब बात आती है, विकास वृद्धि पर आश्रित है, तो वही बात सही है, सत्य है ये कथन कि विकास वृद्धि पर आश्रित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा ऑप्शन लिखेंगे विकास इस तरीके से वृद्धि पर आश्रित, और यहाँ पर करेंगे सत्य, या फिर करेंगे इस तरीके से। लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपने ऑप्शन डाला। हमारा क्वेश्चन वाला पहला नंबर का जो आपसे पूछा गया, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न हो गए। पहले का ऑप्शन है विकास वृद्धि पर आश्रित होता है, आप या तो सत्य लिखें या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम हमने दूसरे का जो इसका होगा 5 होंगे, ठीक है, या तो आप असत्य लिखें या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने, ठीक है। इस तरीके से भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और देना है।
अगर आपको टाइम मैनेज करके चलना है, आपको ये लगता है कि क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे, भाई यही क्वेश्चन तुम्हारे मार्क्स ले जाते हैं, हमारे बेकार कर देते हैं सारा। क्योंकि 15 नंबर मायने रखता है, मतलब आपके पेपर का जो भाग है 15 नंबर का पार्ट ए, अगर 15 नंबर आपने गलत कर दिए, एक नंबर वाले बचा क्या, कुछ नहीं बचा, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे करना है। अब बात आती है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस की। मैचिंग में तो सबसे ज्यादा गलती करते हैं लोग। क्वेश्चन 3 है आपका, मिलान कीजिए, है ना। निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक। तो ये हमने क्वेश्चन 3 में ये हेडिंग यहाँ डाल दिया अपना, ठीक है। उसके बाद आता है, पहला है हमारा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तरफ आपको कथन दिया होता है, दूसरी तरफ आपने मिलान करना होता है, उस कथन का सही मिलान करना होता है, दोनों चीजें। लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोगों ने ये गलती की थी, पहले भैया इधर उनके कथन लिखे, उसके बाद उनका सही मिलान लिखा, और वहां पर क्या कर रहे हैं, इनको लिखने के बाद ये सही कथन हो गए उनके मिलान के, और ये इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। कुछ टाइम बाद हमें समझ नहीं आता कि हमने किसका क्या लगाया था, होता है ना। तो इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों, इस तरीके से बिल्कुल भी ना लिखें। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला कथन ये है और इसका मिलान यहाँ है, तो उसके जो सही मिलान है वो उसके सामने लिख दिया और इस तरीके से एरो कर दिया। क्या है ये, कोई बताएगा क्या है, कोई प्रक्रिया चल रही है, गलत है ये। इस तरीके से भी आंसर नहीं देना है हमें, ठीक है। अब आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, इसका सही मिलान आपका लिखा होगा, तो हमने बस इसका आंसर लिख देना है। यहाँ पर अगर क्या होता है ना, कभी कभी इसका जो मिलान होगा, इसका नंबर यहाँ पर दिया होगा, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट का जो नंबर होगा यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट में नंबर पे कॉन्सेंट्रेट ना करें कि ये किस नंबर पे है, नंबर पे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वहां थोड़ा गचपच हो जाएगा। आपने केवल क्या करना है, फर्स्ट का जो मिलान है यहाँ पर 1 का आंसर देना है, और ये मूल्यांकन का जो क्षेत्र है, देख लीजिए एक बार, मूल्यांकन का जो क्षेत्र है उसका जो मिलान सही होगा, विस्तृत और व्यापक, उसको बस लिख देंगे आप, विस्तृत और व्यापक होता है, ठीक है। बस इतना करना है आपको मिलान का आंसर। उसमें क्या होगा, जैसे एग्जामिनर के आगे आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, वो पढ़ेगा तुरंत, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, इन्होंने आंसर क्या दिया है, विस्तृत व्यापक सही दिया, उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बस उनको सब पता होता है कि कौन सा किसका आंसर है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके का आपका पार्ट ए होगा, जिसमें क्या है 15 नंबर का होगा, क्योंकि देखो 5 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, 5 के आपने सत्यासत कर दिया, 5 के हो गए ये, तो 5 दिया 15 हो गया, 50 मार्क्स का आपका पूरा टोटल ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है आपकी पार्ट वी की। पार्ट वी को कैसे करना है आपने, पार्ट वी आपने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चंस है हमारे, आंसर ऑल द क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, पार्ट वी डाल दिया। पार्ट वी डालने के बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद अपने सीधा क्वेश्चंस पे आ गए, पहले प्रश्न का आंसर, चाहे वो ए बी सी दे रखा हो, 1 2 दे रखा हो, या रोमन में आपको इस तरीके से मिले, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की अवस्था क्या कहलाती है, तो हमने आंसर किस तरीके से देना है, 2 नंबर वाला, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की अवस्था संज्ञान कहलाती है। एक सेंटेंस में हमारा आंसर पूरा हो जाता है, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की अवस्था संज्ञान कहलाती है। इस तरीके से आपको इसका प्रश्न देना है, क्वेश्चंस नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न जो है सेम हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट डालकर 2 नंबर का आंसर यहाँ लिखकर उसका आंसर लिख देंगे, प्रश्न लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पार्ट ए और पार्ट बी करना है, और इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्न करने हैं इसके।
इसमें भी जितने सारे प्रश्न पूछे हैं सब करने हैं, कोई नहीं छोड़ना है। तो हर प्रश्न आपका यहाँ 2 नंबर का होगा, तो 5 प्रश्न है, 2 पंजे 10 नंबर का आपका ये हो गया टोटल। अगर हम बात करें तो 25 नंबर का पार्ट ए और पार्ट बी है, जो बहुत इजी होता है लेकिन प्रिपेयर करना थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, क्योंकि सटीक लिखना होता है, इसमें स्पष्ट होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। पूरा एग्जाम पेपर पैटर्न आपको ईजी लगेगा, ठीक है। अब बात आती है पार्ट सी की। पार्ट सी में भी हमने यही करना है। पार्ट सी हेडिंग हो गया हमारा, कॉपी में लिखना है भाई पार्ट सी। अगर ये पार्ट वगैरह नहीं लिखेंगे सारा गचपच हो जाएगा, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा किसका आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसमें भाई है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है पहला आपका, क्वेश्चन नंबर डाल देना है यहाँ पर आपको। हेडिंग अगर आप आईपी कर रहे हैं, यहाँ पर इवेल्युएशन दे रखा है या सेरेब्रल पॉलिसी दे रखा है, XYZ कुछ भी देना है, बस उसका आपने यहाँ लिखना है IEP। बस एक बड़ा हेडिंग डालना है, इसमें ब्रैकेट में करेंगे हम व्यक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम, ठीक है। एक ये हेडिंग डाल दी है, एग्जामिनर को पता हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आईपी और ये आईपी को बताने वाले हैं। इसमें इसको हमने क्या करना है, परिभाषा करना है, इसका अर्थ बताना है, सिद्धांत बताने हैं, चरण बताना है, विकसित करना है। पूरा आपको 150 शब्दों में इसको डिस्क्राइब करना है। 150 शब्दों में आपने इसको बताना होगा, क्योंकि पार्ट सी में 2 प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न आपको कम से कम बता रही हूँ 50 शब्दों का, ज्यादा का हो तो और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पता है आपको। जितना लेंथी करेंगे उतना अच्छा मार्क्स होगा। लिखने के नंबर नहीं कटते हैं, लिखने के नंबर हमेशा मिलते हैं। लेकिन हाँ, लिखने की जगह अगर आपका पेपर हो रहा है इंग्लिश का, आप कर रहे हैं साइंस का, तब तो नंबर कटने ही है भाई। बस आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, एग्जाम पेपर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कुछ और ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन किसी चीज का चल रहा है, किसी और सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं, तब नंबर कटते हैं। वरना ये चीज बिल्कुल गलत है कि लिखने से ज्यादा लिखने से नंबर हमेशा मिलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने करना है, और यहाँ पर सारे हेडिंग दे रहे हैं। मेन हेडिंग हमने डाल देना है क्वेश्चन का आंसर करके, यहाँ पर ये हमारा हो गया, ब्लैक से डालेंगे, फिर हम ब्लू से बस यहाँ पर क्वेश्चन होगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये आईपी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर आंसर देना है। आंसर लिख के आईपी एक बहुत बड़ा हेडिंग 4-5 लाइनों में डार्क करके, स्केल से लाइन करके अच्छे से उसको डिजाइन करना है, और फिर हिंदी में उसको लिखना है। फिर धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पहले अर्थ देंगे, फिर परिभाषा देंगे, सिद्धांत देंगे, चरण देंगे, विकसित कैसे किया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप उनको अलग अलग लिखते जाएंगे। तो क्या है, इसमें एग्जामिनर देखता है कि हाँ भाई आईपी का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, सिद्धांत, वो पढ़ेगा कुछ नहीं, आपके पॉइंट्स जो दिए होंगे, आपने हेडिंग्स जो डाले होंगे, उनमें ही आपको पूरे मार्क्स देके जाता है एग्जामिनर। इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। मार्किंग आपके वर्ड्सों पे नहीं होती, मार्किंग हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनके पॉइंट्सों पर होती है, हेडिंग्स पर मिलती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसमें आपको मिलने वाले हैं 4 प्रश्न, और 4 में से आपको केवल 2 करने हैं। कोई 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, और हर प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा, तो 10 नंबर का आपका ये टोटल हो गया। 5-5 नंबर के 2 प्रश्न मिलेंगे। और मेरे हिसाब से कम अगर आप ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आप, जिनमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कम से कम आप 4 या 5 पेज में करके आएंगे इसको, ठीक है। अब आती है पार्ट डी की बात। पार्ट डी, ठीक है। पार्ट डी में हमको केवल एक क्वेश्चन करना है, चाहे वो सीपी कर लो चाहे आईडी कर लो, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पर आईडी कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन देना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या जो 2 है आपने इस तरीके से डाल के और वहां पर लिख देना है हमने आईडी, ठीक है। इसको डिटेल करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे हम बौद्धिक अक्षमता, ठीक है। इसको हमने पूरा डिटेल करना है, उससे ज्यादा लेंथी करना है। अब हमने इसमें क्या क्या करना होगा दोस्तों,
क्योंकि ये तो हमें पूरे 250 शब्दों का करना है। ध्यान रखना पार्ट डी के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो करना है आपको 250 शब्दों का, कम से कम 7 पेजों का होना चाहिए। कम से कम की बात कर रही हूँ, ज्यादा जितना करोगे अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। 3 घंटे का टाइम है, करना क्या है वहां बैठकर 1 घंटा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन को दे दो, वही लिखते रहो, परसेंटेज अच्छी बनानी है आपने, ठीक है। अगर आगे कुछ करना है तो परसेंटेज जरूरी है, क्योंकि आप DSSS की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशल एजुकेटर की प्रिपरेशन करते हैं। मार्क्स क्या, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, आप इतना ध्यान रखें। परसेंटेज अच्छी नहीं होगी कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बौद्धिक अक्षमता में आप देखिए क्या इसके हेडिंग कौन कौन से बनाएंगे, अर्थ, परिभाषा, विशेषता, लक्षण, कारण, बचाव, ठीक है, प्रकार या वर्गीकरण, ठीक। इस तरीके से आप अगर आप पूरा करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको मिल गए। इसमें 8 पॉइंट्स का मतलब समझते हैं, हर पॉइंट 1 पेज में करोगे, 1.5 पेज में करोगे तो 8 9 या 10 पेजों का आपका आंसर हो जाएगा। 250 शब्दों में बहुत अच्छे से करके आ सकते हो भाई, पूरा भरोसा है, इतना मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत अच्छे से करके आओगे, पूरा बिलीव है भाई, क्योंकि इतनी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। तो कुछ टफ लगा आपको अब तक, कुछ एक, आपको दोनों में से एक प्रश्न करना है। आप 2 प्रश्न होंगे कोई ना कोई, तो आपने जो कि मैंने आपको बताया उनमें से अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसना है। और पेपर फर्स्ट में तो आईडी आ ही जाता है, कॉमन सी बात है, ध्यान रखिए इस चीज को, टेंशन ना लेना। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको करना है। 250 शब्दों में पार्ट डी का करना है, 150 शब्दों में पार्ट सी के जो 2 प्रश्न है उनको करना है, और बाकी पार्ट ए और पार्ट बी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। दोस्तों कोई गलती मत करके आना, मतलब पैटर्न से रिलेटेड कोई गलती मत करना। अगर आपको बात आती है कि हमें प्रश्न नहीं आ रहा है, मान लीजिए एक चीज आ गई, ना सीपी पता है ना आईडी पता है, कुछ तो पता है आईडी में, सीपी में कुछ तो पता है, करो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सीपी किसी भी पेपर में कर रहे हैं तो उसके जब आप टाइप्स करेंगे उनको अच्छे से समझाना। आप हर टाइप को जो उसके प्रभावित अंगों के अनुसार हो गए उनको आप अच्छे से इस तरीके से करेंगे ना, तो वहां मार्क्स मिलते हैं आपको अच्छे, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पष्ट तरह से आप उसको करेंगे, क्लेरिफाई आएगा उसमें, तो आप क्या होगा, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और हाँ, इसमें एक चीज और रहेगी, अर्थ, परिभाषा, विशेषता, लक्षण, कारण, और एक रह गया आपका मानसिक रोग और मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो डिफरेंस होता है, मानसिक रोग और बौद्धिक अक्षमता में जो अंतर है। 10 पॉइंट हो गए भाई, कहाँ जाओगे, 10 पॉइंट, इतना अच्छा पेपर आप करने वाले हो तो भाई टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है ना। बिल्कुल भी अब पढ़ना नहीं है, टेंशन फ्री रहना है, कैसे करना है बस आपको, बस ये ध्यान में रखो और खुद को प्रिपेयर करो, एग्जाम को प्रिपेयर मत करो बिल्कुल। बस एक चीज और ध्यान रखना, कुछ लोग क्या है इतना प्रिपेयर करके जाते हैं पेपर 5 का, 6 का, 7 का, फर्स्ट का, 2 का, 3 का, लेकिन लास्ट में वो क्या कर देते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है ना, कि अब उन्हें पता ही नहीं है पेपर कौन सा है हमारा। तो एक चीज ध्यान रखना कि पेपर आपका, जैसे कल का आपका पेपर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, टाइम टेबल शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर का नाम ध्यान रखना कि आपके पेपर का नाम क्या है, पेपर कौन सा है और कैसे करना है, ठीक है। टाइम को मैनेज करके रखना है और बहुत अच्छे से करना है, क्लीन, नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल।